तो उसके ऊपर मैंने इनग्रेव कराया नुसरत इज़ माई एल्विस। नौशाद साहब द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, उनसे एक आपको हैंड रिटन लेटर मिला। रावलपिंडी में एक तो जो लेटर था वो पानी की नज़र हो गया। आपने यूएसए में करीबन 8 साल आपने डीजेइंग करी। मुझे याद है कि मैंने 15-20 दिन जो था I was just in my basement just listening to the music and so I was playing in the guitar center then I was thinking oh yeah I'm spending this much money I don't know how I'm gonna make this money. कुछ अपने वालिदैन के बारे में बताएं। 2004 में she came and one day she was just sitting and watching TV and I came from work and she gave me $200 and asked me to buy a harmonium. वेटिकन से आपको एक कुछ स्कॉलरशिप मिली और आप तो उन्होंने पूछा कि तुम 15-20 मिनट से पियानो बजा रहे हो तुम्हारे सामने कोई म्यूजिक नोट्स नहीं है तो कैसे बजाए। मैंने कहा व्हाट अबाउट कोक स्टूडियो पाकिस्तान? that's everybody's dream and I wish I get a call one day. I don't want to be stamped as a Sufi singer or a ghazal singer or just a हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। Hello everyone, this is Afi Alam and you are watching Memorable Conversation with Faridoon Shariar. आफी, वो कैसा लम्हा था जब आपको नौशाद साहब द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, उनसे एक आपको हैंड रिटन आपको लेटर मिला। उसका क्या आपके ऊपर असर हुआ और फाइनली उस लेटर के साथ में हुआ क्या? वो स्टोरी ऐसी है कि वो लेटर मुझे काफ़ी अरसा पहले आई थिंक अबाउट 35 ईयर्स अगो उनका एड्रेस मुझे मिला क्योंकि उस टाइम पे सारेगामा जो प्रोग्राम था आता था जी पे तो वो हम देखते थे तो उसमें वो जज थे तो उनकी जब ज़ाहिर है मेरी एज उस टाइम पे 12-13 साल की उम्र थी तो उस टाइम पे मैं जब वो उनका मैं इंटरव्यू देखा तो उनकी जो कंपोजिशंस थी नौशाद साहब की बहुत अच्छी जिस तरह मधुबन में राधिका और नाचेरे और उनकी जो बातें सुनी तो वो इतनी फैसिनेट की कि मैं उनका एड्रेस मुझे कहीं से मिला और मैंने उनको एक ख़त लिखा। तो वो उर्दू पढ़ना जानते थे तो मैंने इंग्लिश में नहीं मैंने उर्दू में ख़त लिखा उनको। तो उस उम्र में तो वो उनको इत्तेफाक से शायद मिल गया और वो कुछ 6 महीने के बाद मुझे उनका एक दिन ख़त वापस आया और वो ओपन था उसमें किसी ने शायद इस तरह ओपन हुआ था लेकिन वो मुझे मिला। तो वो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पहले तो यकीन नहीं आया कि नौशाद साहब क्योंकि उनका वो लेटर हेड था और उनका जो एनवलप था उसके ऊपर भी उनका जो एम्बलम था वो एनग्रेव था नौशाद लिखा था। तो वो मैंने बहुत अपने म्यूज़िक रूम में सजा के रखा था लेकिन उसके बाद तकरीबन कुछ 8-10 साल के बाद हमारे सिटी में रावलपिंडी में जो है पाकिस्तान से रावलपिंडी में एक फ्लड आया था जून जुलाई का महीना था मुझे याद है जुलाई था आई बिलीव। तो उसमें वो जो था जो लेटर था वो पानी की नज़र हो गया सैलाब की लेकिन उसकी जो यादें आज तक हैं क्योंकि वो ही स्टिल माई फेवरेट वन ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स और मैं हमेशा से ये कोशिश होती है कि कभी भी कोई कंपोजिशन हो तो मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूं कि अगर शायद वो होते तो ये करते वो तो ज़ाहिर है लेजेंड थे लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने तौर पे उनको एक फ़ॉलो करूं और इस तरीके से लेकिन आज भी वो उस ख़त की जो यादें हैं वो दिल में हैं और म्यूज़िक में जो है वो आपको कुछ ना कुछ नज़र आता ही रहेगा उनका स्टाइल कभी भी जब भी कंपोजिशंस होती हैं। दैट्स अमेजिंग। ओके, सो आफी, अगर आप एक खराज तहसीन देना चाहें आप नौशाद साहब को तो उनका कौन सा नगमा आप हमें सुनाना चाहेंगे? नौशाद साहब का चलें अभी वो ज़िक्र हुआ तो जो मेरी पहला तारुफ था तो मैंने वो गाना वो सुना था उनका मधुबन में राधिका नाचे रे तो वो मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के और उसकी एक अजब स्टोरी ये है इस गाने की कि इसमें आपको तान भी मिल जाती है इसमें आपको तराना भी मिल जाता है और गायकी का जो अंग है जो रफ़ी साहब ने जो खूबसूरती से गाया और फिर जो उसमें और जो सारी चीज़ें कंपोजिशन राग हमीर के ऊपर बेस है हमीर कल्याण के ऊपर तो वो मैं आपको वही सुनाता हूँ उसमें आपको वो थोड़ा सा रंग नज़र आ जाएगा। दो बिल्कुल। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका नाचे रे
गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, नाचे चे छूम छूम तथई ता, छूम छूम छननन छूम छूम छननन, क्रांधा 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। ये जी इस तरह का मुझे थोड़ी याद है, मैंने आपको। आउटस्टैंडिंग, थैंक आउटस्टैंडिंग। यू। आप विस्कॉन्सिन में इस वक्त आप हैं, मतलब इस पूरा का पूरा विस्कॉन्सिन आपने जो है सर पे उठा लिया आपने, एकदम बिल्कुल गजब। ओके, काफी म्यूजिक क्या क्या है आपके लिए? म्यूज़िक इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ वो एक क्रिश्चियन फैमिली में, पाकिस्तान में क्रिश्चियन फैमिली हम्म। में हुआ, और मेरी मदर जो थी और वो कैथलिक फैमिली से, और माय डैड इज़ अ प्रोटेस्टेंट। तो इस तरह हमने कभी भी सारा चर्च में ही जाना, और वो चर्च में जो म्यूज़िक का जो मतलब है, पहली तो एक रिलीजियस है, क्योंकि शुरू ही उधर से हुआ कि म्यूज़िक को शुरू होने का मकसद मेरी मदर चाहती थी कि हम चर्च में बजाए ना, मैं चर्च में पियानो के लिए, तो उन्होंने इसलिए मुझे एक पियानो लेके दिया। तो रिलीजियस तो है, और एक्सप्रेशन और अपना एक हाइड आउट है, कि अपना एक पैशन की तरह अब इतने साल जो सीखने में और अभी तक सीख रहे हैं, तो दिस इज़ लाइक एन समथिंग विच आई कैन एडमायर एंड आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर ओपनली थ्रू म्यूज़िक। मैं शायद मेरे पास वो अल्फाज ना हो कि मैं किसी के साथ अगर कुछ बोलना चाहता हूँ, तो शायद मैं उसके लिए गाना बना दूँ, तो वो ज़्यादा मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने आप को। तो यही मैं कहूँगा। दैट्स ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली सेड। ओके, सो आपने जैसे जिक्र किया कि आप एक क्रिश्चियन हैं, पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई, फिर आपको वेटिकन से आपको एक कुछ स्कॉलरशिप मिली और आप 5 साल आप इटली में रहे। जी। जो 5 साल आप इटली में रहे, वहाँ पर आपको म्यूज़िक के ग्रोथ में आपको किस तरीके से आपको मदद मिली? बिकॉज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपको हर तरीके की गज़ल और हर तरीके के आपको एक क्लासिकल लेवल की आपको सारी नॉलेज मिली। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जब आपको इटली में मिला, उसने कितना आपकी म्यूज़िकल जर्नी को आगे लेके जाने में मदद करी? जी, उसका भी एक स्टोरी ये है कि जब मैंने थोड़ा-सा म्यूज़िक समझ में आना शुरू किया और कीबोर्ड बजाना शुरू किया कुछ ग्रुप्स के साथ, और अपना क्लासिकल का, बेसिकली क्लासिकल ही मैंने शुरू किया, और मेरे उस्ताद हैं उनका भी ज़िक्र मैं करना चाहूँगा। उस्ताद बाग़ अली सुल्तानी साहब मेरा है, तलवंडी वाह! घराने से ताल्लुक़ है उनका, और वो उस्ताद नज़र हुसैन ख़ान साहब जो लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो उनके ताया हैं मेरे उस्ताद जी के। तो वो उनसे शुरू हुआ, तो और इटली का जब जो ग्रुप्स में मैंने बजाना शुरू किया, तो मैंने वॉलंटियरली चर्च के साथ परफॉर्म करना शुरू किया, और इसी तरीके से 3-4 साल गुजरे कि भाई वॉलंटियरली, जबकि आई वाज वर्किंग एज ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन, बट फॉर द चर्च आई वाज वर्किंग वॉलंटियरली फॉर 3-4 years। तो मैंने पहला बैंड बनाया, और इस तरीके से हमने पूरा अक्रॉस द जो सिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाके परफॉर्म करना शुरू किया। अरे मतलब कि परफॉर्म हम यूरोप में, नहीं, ये यूरोप में। पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में परफॉर्म अच्छा। करना शुरू किया, तो वो 3-4 साल करते रहे इस तरह परफॉर्म। तो एक दिन जो हमारे जो जिस तरह बिशप हैं या कोई जो प्रीस्ट थे, या जो तो उन्होंने देखा कि भी ये वॉलंटियरली कर रहे हैं, और उनके पास मौका था कि उनको शायद कोई स्कॉलरशिप का मिला, कि भी कोई हकदार हो, या कोई द पीपल हु वांट टू कम। और तो वो उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर तुम वहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हो। तो इस तरीके से मेरा इटली का जो था वो एक एक्सपीरियंस के लिए मैं वहाँ पे गया, और फिर आगे ग्रोथ हुई। लेकिन म्यूज़िक वहाँ पे जाके, जिस तरह आपने जो सवाल किया कि बाकी जो म्यूज़िक है उसके जो स्टाइल्स हैं, जो आपका वो इटली में इस तरह के, मुझे एक बैंड था, उसके साथ मुझे एज ए साउंड रिकॉर्डिस्ट काम मिला। तो वो हुँ। टूर चलता था सारा बसेस में, पूरे बसेस, और पूरा वो बैंड का अपना पूरा सेटअप था। तो हम लोग एज ए, मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट और एज ए असिस्टेंट पहले शुरू किया, तो वी यूज़ टू ट्रैवल ऑल ओवर द यूरोप। तो इस तरीके से वो सारे डिफरेंट म्यूज़िक, मतलब कि मुझे वहाँ पे जाके पता चला, पहले हम समझते थे वेस्टर्न म्यूज़िक एक ही है, लेकिन इटली में जाके पता चला कि ब्लूज़ भी एक चीज़ है, जैज़ भी एक चीज़ है, सोल म्यूज़िक भी एक है, रॉक है, रॉक एंड रोल है, राइट। सारा कुछ जो है, जो भी जितने सिन्फ हैं, तो वो बाद में उधर जाके पता चली। और उधर से जो बजाने का, और इस तरह वहाँ पे भी हमने बैंड में मैं काफ़ी देर, जो हमारा यूनिवर्सिटी का बैंड था उसमें भी मैंने किया।
तो दैट वाज अ स्टोरी कि जो वो ख़ासकर एक जब ईयर 2000 में वो वहाँ पे वर्ल्ड यूथ डे था, जब पोप जॉन पॉल द सेकंड, अभी तो सेंट जॉन पॉल हैं, तो वो जब उन्होंने वो वर्ल्ड यूथ डे होता है वेटिकन का, तो वहाँ पे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे सारे लोग, तो हम लोग रोम के पास एक जगह है वितर्बो, वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो वहाँ पे सारे एंड ऑफ द डे जब भी अपनी जो उस टाइम की एक्टिविटीज़ होती थी, जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग गए थे, तो शाम के टाइम जब आते थे तो वो एक कोर्टयार्ड में एक पियानो पड़ा था, तो कोई भी उसके ऊपर बैठ सकता था। तो आधे से ज़्यादा सारे ही म्यूजिशियंस थे जो ठहरे हुए थे, क्योंकि सारे ही कोई कोई कुछ एक 1500-2000 लोग थे, जिसमें कुछ समझ लीजिए 200-300 लोग तो म्यूजिशियंस ही थे, जो सारे किसी ने गिटार उठाया तो वो मैं सबके सुनते रहते थे पियानो। तो एक दिन मेरा भी दिल किया, तो पियानो खाली मिला तो मैं बैठ गया पियानो पे। तो वो कुछ 10-15 मिनट मैंने बजाया, मैं अपने धुन में मस्त बैठा बजा रहा हूँ, तो वो मेरी आंखें खुली तो मैं देखा सारे आसपास खड़े हैं, सारों ने ताली, मैंने कहा यार मैंने तो ये एक स्टोरी थी जो इटली की, जो सबसे पहला इटली में हुआ मेरा। तो उन्होंने पूछा कि तुम 15-20 मिनट से पियानो बजा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई म्यूज़िक नोट्स नहीं है, तो कैसे बजाया? मैंने कहा जस्ट केम फ्रॉम द हार्ट, और ये हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है। कहते द वे यू डिड इट। मैंने कहा भी जो आप बजाते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता नोट्स, मुझे आई कैंट रीड द म्यूजिकल नोट्स। तो कहते जो आपको वो नहीं आते जो आप बजा रहे हो, ये हम नहीं कर सकते। तो ये एक मेरे क्या लिए बात है। बड़ी अच्छी बात थी, जो कमिंग फ्रॉम द म्यूजिशियंस, जो खुद म्यूजिशियंस हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे सारे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, और उस टाइम पे एज भी कम थी, और ये उस उधर से फिर पैशन स्टार्ट हुआ, और मुझे जो काम भी मिला, जो मैंने जॉब प्रेफर की, तो वो भी म्यूज़िक में ही हुई। तो इस तरीके से काफ़ी सारा वक्त गुजरा। फैंटास्टिक। एज तो आज भी बहुत कम मेरे भाई, एज से कुछ नहीं होता है। ओके, अच्छा मेरा आपसे दूसरा सवाल ये इसके बाद ये होगा कि क्या मुझे आप कोई एक ऐसा अपना खुद का कॉम्पोज़िशन सुना सकते हैं जिसके अंदर जो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस आपके इटली से आपके आए, जो कि आपने अपनी म्यूज़िक में इनकॉर्पोरेट किए हों? एक मैं आपको कंपोजिशन अपनी, उसमें मैंने जो कॉर्ड फैक्टर है उसमें कोशिश किया, ये अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आई विश के ये आप जो सामीन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको पसंद आए। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसको वाह! वेरी नाइस। तेरे बिना मेरा जीवन सूना, तेरे बिना मेरा जीवन सूना, तेरे बिना ओ मेरी जान है ये सूना, तेरे बिना ओ मेरी जान है ये सूना, तेरे बिना मेरा जीवन सूना, तेरे बिना ओ मेरी जान है ये सूना, तेरे बिना ओ मेरी जान है ये सूना। इश्क में चैन करार कहाँ, इश्क में चैन करार कहाँ, अब रोज जीऊं और रोज मरूं। इस तरह की कंपोजिशन थी, ये मैंने आपको थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग, सुनाया भी इसके। दैट वाज़ वंडरफुल। ओके, इटली के बाद में आपका सफ़र यूएसए का आपका रहा। यू मूव टू यूएसए आफ्टर सम टाइम, एंड आपने यूएसए में आपने करीबन 8 साल आपने डीजेइंग आपने करी, जी एंड यू वर डूइंग 15 टू 16 शोज़ एवरी मंथ। वो कैसा दौर था आफ़ी? जी, जब मैं 2002 में आया था यूएस, आई मूव्ड हियर इन 2002।
So that time I was just working, just was studying and working. So just तो उस तरह कभी हम लोग कज़न्स थे, बैठे हुए हैं दोस्त और कज़न्स, कभी शाम को तो वो उस टाइम पे कैसेट, मेरी पे जो गाड़ी थी उसमें कैसेट्स लगती थी। तो वो कैसेट्स को हुँ। मुझे ज़ाहिर है म्यूज़िक का तो शौक़ था ही, और कलेक्शन का भी शौक़ था म्यूज़िक की, सारे जो अच्छे अच्छे गाने जितने भी नए आती थी वो, और ख़ासकर पुराने गानों का, कि जो लता जी की राइट। और जो सारे लेजेंड्स की, और गज़लें भी सब पाकिस्तान के भी जितने भी, मेहदी साहब का और ग़ुलाम अली ख़ान साहब का। तो वो मैं हर गाने के बाद या हर गज़ल के बाद जो भी माहौल है, तो वो एक के बाद एक जो एक फ्रीक्वेंसी, एक फ़्लो में गाने लगते हैं, तो वो जो एक माहौल था ना, वो बहुत अच्छा क्रिएट, और सबको लगता था कि यार इसके बाद यही गाना आना चाहिए। तो वो जो एक मेरे कज़न थे वो डीजे करते थे, ही इज़ अ वेरी गुड डीजे। तो ही सेड, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग अ डीजे, सो यू कैन बी अ वेरी वेरी गुड डीजे। तो वो कैसेट्स में करते थे, तो बाद में मुझे उनके कहने की वजह से उन्होंने कहा कि भाई आई विल प्रमोट योर वर्क, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, तो इफ़ यू वांट वर्क सो आई कैन गिव द वर्ड आउट एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। सो देन आई परचेज सम इक्विपमेंट, एंड जब पहली दफ़ा मुझे याद है कि तो मैं इक्विपमेंट आई वाज बाइंग फ्रॉम ए गिटार सेंटर। तो वो जो मैं पेमेंट उस पूरे जो साउंड सिस्टम और माई सारा कुछ लिया उस टाइम पे, तो वो सीडी वाले म्यूज़िक मिक्स 2 आता था, हम सीडीज़ के ऊपर मिक्सिंग करते होते थे, वो एक हेडफोन से सुनते थे, तो बाकी उसका बीपीएम वगैरह, मतलब जो स्क्रैचेस थे वो इट वाज जस्ट ए सीडी प्लेयर, तो उस पे करते थे। तो वो जब मैं उसका आई वाज पेइंग इन द गिटार सेंटर, देन आई वाज थिंकिंग, यार मैं आई एम स्पेंडिंग दिस मच मनी, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मेक दिस मनी, because that time I was just a college student, just studying and not making that much money. तो फिर लेकिन आखिर हुँ। मैंने कहा चलें भी, ले लेते हैं, अब आ गए यहाँ पे, सारा सामान बाहर पड़ा है, and we are now I'm just about to pay, it's not a good time to change the mind at this time, so finally I bought the equipment. but उसका ये हुआ कि मैंने इक्विपमेंट जिस दिन लेके आया, उसके दूसरे तीसरे दिन मुझे पहला शो जो है डीजे का वो मिला, और वो मुझे आज तक याद है। इट वाज ऑन ए बोट के ऊपर, थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे लेक मिशिगन में बोट पार्टी थी किसी की, तो दैट वाज द शो। और उसमें मैंने जितना मुझे लगता था कि जो आजकल के गाने और पुराने जो थे वो मैंने सब सीडीज़ जमा की, मुझे याद है कि मैंने कुछ 15-20 दिन जो था वो जस्ट इन माय बेसमेंट जस्ट लिसनिंग टू द म्यूज़िक, एंड जो सीडीज़ के ऊपर मार्क करते थे कि ये गाना डांस फ्लोर में लगेगा, ये गाना जो है स्लो डांस का है, ये कॉकटेल आवर में। तो इस तरह मैंने वो पूरी अपनी बनाई, और पूरा जो वो बॉक्स था उसके ऊपर हर एक सीडी के ऊपर नोट लगा था, और उसके ऊपर मार्क थे कि भी दिस इज़ अ 2 स्टार सॉन्ग, दैट 2 स्टार मीन्स आई एम नॉट गोना प्ले my first. The four star means it can go on a dance floor, or the 3 star song was, that's how that was my system. So इस तरीके से मैंने डीजिंग स्टार्ट की, और वो इतना हुआ कि मैंने 8 साल तक जो है ऑलमोस्ट आई वाज बिजी, लाइक फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे मॉर्निंग, इवनिंग, और वो तो ये तो आज से लाइक 10-15 years ago, दैट टाइम बिजी। और अभी तो जो लोग कर रहे हैं दे आर डूइंग सच ए ग्रेट, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया डीजेइंग, एंड नाउ दे आर वर्किंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी। So I go sometime, whenever I have time, and they are performing somewhere. Afi bhai, why don't you come? And then I go and I enjoy, and I start doing DJing with them. दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। ओके, सो आफ़ी, मुझे जो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने जो पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से अपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आपने क्रिएट करना शुरू किए, आप उनको क्रिएट कर रहे हैं और आप उसको उनके म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उसको डालते हैं। जितने भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं सब, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपके गाने आपके अवेलेबल हैं। यू गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। किसी किसी वीडियो का 1.5 लाख व्यूज़ मैं देख रहा हूँ, किसी का कुछ और देख रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं, सो दैट्स समथिंग जी। व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का कितना अहम सफ़र है कि आप म्यूज़िक बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बना रहे हैं, अपनी खुद की म्यूज़िक बना रहे हैं? ये सफ़र बेसिकली जो म्यूज़िक का जो है वो तो जो सीखने का और म्यूज़िक वो तो इतने सालों से, लेकिन हमेशा से ये ख़्वाहिश थी दिल में कि भी अपना म्यूज़िक होना चाहिए। वो मौका कभी मिला नहीं। वो मौका मिला ये 2020 में जब पेंडेमिक हुआ, हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, पूरी दुनिया के साथ हम लोग भी शामिल थे। तो उसमें इधर फार्म हाउस विस्कॉन्सिन में, तो वहाँ पे मैं
काम कर रहे थे, तो दोस्त यार गए हुए थे हम क्लीनिंग करने के लिए सारा के भी जो अभी आई वाज कटिंग वुड एंड तो मेरे भाई हैं ये राहील बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आफ़ी भाई लेट्स मेक अ म्यूज़िक, क्योंकि उन दिनों में हम घर पे बैठे हुए एक मैंने खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक गाना का ट्रैक बनाया था, तो उन्होंने कहा चलें वो बना है तो आप ना हम लोग वीडियो शूट करते हैं। तो मैं उनको चलो भाई करते हैं। अब वो उसी तरह कपड़े पहने हैं, वो चेन सॉ पकड़ी, वो उसको साइड पे रखा, तो हमने वो वीडियो शूट कर लिया। वीडियो शूट करके तो उन्होंने भी एडिटिंग, 2 हफ्ते 1.5 में एडिटिंग करके वो हमने गाना जो है वो शेयर किया यूट्यूब के ऊपर। पहली दफ़ा कोई गाना जो है वो, वरना वो सारी वो घर की जो वीडियोस थी वो करते थे, तो वो किया। तो वो इत्तेफाक से घर पे ज़ाहिर है बैठे हैं, कोई देखते नहीं है, हम किसी से मिल नहीं रहे, जो फैमिली है हम लोग वो इसके साथ। तो वो 10-15 हज़ार लोगों ने वो गाना जो था देखा, सुना, तो बड़ी खुशी हुई कि भी किसी ने देखा। कि हम लोग तो समझते हैं हम तो 200-300 लोगों से ज़्यादा तो किसी को जानते नहीं, तो हमें कौन सुनेगा, ये मतलब ये जेन में था। और वैसे भी पेंडेमिक है, मेरे ख्याल पेंडेमिक में लोगों के पास ज़्यादा टाइम था, तो उन्होंने सुन लिया। तो वो मुझे उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो एक पैशन था ना वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ज़ाहिर है कंपोजिशंस तो इतनी थी जो बनी थी और जो जिसके ऊपर काम करते थे, और तो वो बस एक के बाद एक के बाद करते करते अभी ऑलमोस्ट 71 जो है वो किए हैं सॉन्ग्स। और ये वो हैं जो प्रोफेशनली डन विद वीडियोस एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी जो ऑलरेडी जो अनरिलीज हैं, या जो इतने हर जॉनर का गाना मैंने करने की कोशिश की, तो ये एक उस सफ़र जो है ये पेंडेमिक में शुरू हुआ। जो और और म्यूज़िक का यही है कि जब तक आजकल जो गाना एक भाई साहब मिले मुझे, वो एक महफ़िल में कहते हैं, आफ़ी तुम्हारा गाना देखा हमने। मैंने कहा जी अच्छा, देखा आपने, सुना नहीं? आपको सुनना भी चाहिए था कि गाना सुनने की चीज़ है। लेकिन क्या है कि अगर हम वो उसी चीज़ के बारे में कि ये जिस तरह मैंने आपको ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि भी तुम्हारा गाना देखा। मैंने कहा आपने देखा, सुनना चाहिए था, क्योंकि मैंने गाने में ज़्यादा मेहनत की। ये तो बाय प्रोडक्ट है जो बात का, तो ये चीज़ है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट इट्स कमिंग आउट, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। राइट, और आपने फिर मेक श्योर किया कि मोहब्बत जब आप डालें तो आपने सिर्फ अपने ऑडियो ही डाला यूट्यूब के ऊपर। और जी, जी, जी। एक्चुअली वो गाने का स्टोरी ऐसी कि वो मुझे उस वो मेरा मतलब मैं समझता हूँ कि अभी तक का जितनी सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है उस गाने में, क्योंकि वो एक बिल्कुल जैज़ की तरह जैज़ है। अगर उसमें से आप उर्दू के हिंदी के लफ्ज़ निकाल दें और उसमें इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो डाल दें, तो वो इट कैन बी इंग्लिश सॉन्ग। तो वो उसमें और सारे बहुत अच्छे म्यूजिशियंस ने बजाया उसमें, काफ़ी हुई। और वो आप सुन सकते हैं, और अनकरीब आप उसका वीडियो भी देखेंगे। और उसका यही मकसद था, क्योंकि अभी उसमें चाहिए बहुत क्रू चाहिए और आपको एक सेटअप चाहिए, और अभी जिस तरीके से अभी मसरूफियात में, लेकिन इट कैन बी डन एंड इट कैन बी डन राइट। दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। आई वांट टू डू इट राइट, सो hopefully you will listen to दैट्स that. अमेजिंग। सो कुछ मोहब्बत के आप मुझे 2 लाइनें सुना सकते हैं? ऐसा नहीं कि तुझसे मोहब्बत नहीं रही। सो आफ़ी, आपने एक चीज़ को ये आपने ये बहुत हद तक डिफ़ाई किया है कि यू हैव टू बी इन अ सर्टेन ज्योग्राफिक एरिया टू रियली बी सक्सेसफुल। बीइंग इन यूएस, एंड जिस तरीके से आप गाने आप रिलीज़ कर रहे हैं और जिस तरीके से वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए आपके गाने पहुँच रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुँच रही है, इससे आपको कितना आपको एनकरेजमेंट मिलता है, एंड क्या आपका मैसेज है उन सारे म्यूज़िशियंस के लिए जो कि नॉर्थ अमेरिका में या फिर साउथ एशिया से बाहर रहते हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग? उसका सबसे पहला तो जिस तरह आपके साथ जो है और यूट्यूब के और इससे ये है कि हमारा पैशन जो है और नई कंपोजिशन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेहनत है जो हम लोगों ने म्यूज़िक सीखना, कि आज तक भी मैं आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक। और आज तक और क्लासिकल से शुरू किया 7-8 साल की उम्र से, और आज तक मुझे अभी भी मैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे पियानो के ऊपर 2-3 घंटे जो है वो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सबसे सबसे अच्छी जो नए लोग हैं उनके लिए यही कहेंगे कि जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें, उसको सीख के करें। क्योंकि जो जो जितना भी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अच्छाई भी बहुत है, कि अच्छा गाना भी आपको पहले
होता था कि आप किसी का गाना सुनते थे, किसी म्यूजिशियन का, जिस तरह हमने सुना कि भी उस सिंगर ने उस एक महफिल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हमने बात सुनी, लोगों से सुनी। तो वो अब क्या है कि आप वो यूट्यूब पे वो चीज़ लिखें तो वो आपको राइट अवे मिल जाती है, ये अच्छाई है। लेकिन उसमें बुरे भी बहुत हैं। उसमें फिर हर बंदे को मीडियम मिल गया तो अच्छे तो है ही हैं, सारे ही अच्छे हैं जो गा रहे हैं, जिनका नाम है सभी अच्छे हैं, तो उनको लोग सुनते हैं। लेकिन मसला ये है कि उसके साथ बुरे भी इतने आगे कि जिनको वो खामखा ही सुनना पड़ता है। तो कहने का मकसद यही है कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं और जितने भी जो भी अपना काम करें, चाहे कोई पेंटर है, मतलब अच्छा काम करें, सीख के काम करें, मेहनत करें। मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो वो बुज़ुर्गों की बात मुझे याद आई कि पंजाबी की बात है, कहते हैं एक दिन मेहनत करोगे तो एक दिन आगे जाओगे, तो एक दिन छड्डोगे तो 21 दिन पीछे जाओगे। बात वही है, एक ही है। तो एक दिन और 21 दिन कि भाई एक दिन मेहनत करेंगे तो हम एक दिन आगे जाते हैं, और अगर एक दिन मेहनत छोड़ते हैं तो 21 दिन पीछे जाते हैं। ये बुज़ुर्गों की ऐसी क्या बात बात याद आई तो ये मैंने आपके साथ शेयर की। तो बस मेहनत है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। एंड आफी, पंजाबी में भी आपने बहुत पैशनेटली आपने काम किया है। कुछ अपने पंजाबी कॉम्पोजिशंस के बारे में बताएं। जी, पंजाबी कंपोज़िशंस मैंने काफ़ी सारी ऑलमोस्ट अभी तक मैं जहाँ तक मुझे याद है कि 40-50 कंपोजिशंस वो हैं जिनके ऊपर मैं कर चुका हूँ काम, और भी अभी बहुत सारी हैं, और ख़ासकर अभी। और मैंने ये दूसरा ये कि मैंने ये हमेशा से कोशिश की कि एक छाप नहीं लगनी चाहिए। आई डोंट वांट टू बी स्टैम्प्ड एज ए सूफी सिंगर और ए गज़ल सिंगर or just like a karaoke singer the way people are singing right now. They don't like, but it's a good thing that they are connected. I'm not criticizing or anything like that. I'm just saying that it's better to learn and then do something. तो और जो कंपोजिशंस की बात है, उसमें जो पंजाबी कंपोजिशन, मेरा एक गाना रिस्की जट के नाम से वो बी फॉर यू इंडिया से रिलीज़ हुआ था, वो लोगों को पसंद आया। फिर एक कम्बीरी बिलो एक मेरी कंपोजिशन थी, वो उम्मीद है लोगों को जब भी सुनेंगे उनको याद आएगी। काफ़ी उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस आया था और बड़ा अच्छी प्रोडक्शंस के साथ हमने वो काम किया था, वो आप सुन सकते हैं, वो अवेलेबल है। इस तरह बहुत सारे, एक रब्बा सजना दा मेले मेरी कंपोजिशन थी, वो लोगों को बहुत पसंद आई। फिर एक सजना है, सजना मेरी गाना है। इस तरह आप जब यूट्यूब पे देखेंगे आपको काफ़ी सारे पंजाबी गाने और इवन लव सॉन्ग्स भी हैं जो मैंने कोशिश की है करने की। अमेजिंग। नुसरत साहब की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? ओह! नुसरत साहब जैसे तो मैं कहें कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो आज भी उनको जब सुनते हैं, या जब भी उनका, कि आज भी उनका काम नया ही आता है। कि कभी इतना उन्होंने, मैं आई थिंक ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज 48 इयर्स ओल्ड, राइट? और 48 इयर्स की राइट। एज में ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, एंड टिल नाउ आई थिंक इट्स बीन 15 16 20 इयर्स, मे बी नो नो, इट्स मोर देन दैट। आई थिंक इट्स लाइक 25 इयर्स, राइट? तो अभी तक उनका गाना जो है, अभी भी कभी कुछ यूट्यूब के ऊपर देखते हैं तो वो एक ही गाने का या एक ही कवाले के 10-10 वर्जन, 40-40 वर्जन्स पढ़े हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या आर्टिस्ट थे वो, कि उन्होंने इतना काम सही। किया कि आज तक जो है हम उनका काम सुन रहे हैं। और वो उनका जो जो उन्होंने काम किया, मेरे ख्याल में ही अचीव मोर, ही इज़ ए लाइक। और मुझे याद आया एक बात आपको बताऊं कि वो पहले आईपॉड मैंने लिया एक, जब शुरू में जब आए था उसके ऊपर ना, वो उन्होंने एप्पल से, तो उन्होंने दे वर गिविंग अवे कि भी आई कुड हैव इनग्रेव समथिंग एट द बैक ऑफ माय आईपैड। तो मैंने उसके ऊपर, मुझे याद है मैंने ज़िंदगी में पहला आईपॉड ख़रीदा तो उसके ऊपर मैंने इनग्रेव कराया, नुसरत इज़ माई एल्विस। तो ये मुझे आज तक याद है। Nusrat is my एल्विस, Elvis. यस। That's a beautifully said. Beautifully said. Beautifully said. All right. आपका स्टूडियो आपके लिए क्या अहमियत रखता है? एक हाथ में चाय का हो यस। और धुन धुन आपके दिमाग में हो। ओह यस, सो दैट्स द हाइड आउट। ये कि यहाँ पे आके एवरी डे जो मेरा जो काम है वो थोड़ा नंबर से रिलेटेड है, कुछ इस तरह स्टॉक्स का और इस टाइप का काम है जो हम कर। तो एवरी डे जो है वो माइंड में नंबर और कॉल्स पे रहता है। लेकिन यहाँ पे आके जो है स्टूडियो में आके आप जब शाम को बैठें और म्यूज़िक सुने और क्रिएट म्यूज़िक, तो ये जिस तरह पियानो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब कि एवरीथिंग आई जस्ट ट्राई टू कीप the way that I don't want to go out when I come here. I don't want to go inside.
to get something. You know, I have all my harmonium here, all the instruments which I need to produce music or to record music. तो बस ये है कि यहाँ पे आके म्यूज़िक सुनते हैं और एक नया आइडिया आते हैं, नई कंपोजिशंस की, और काम करने का दिल करता है. और ये एंड ऑफ द डे आई थिंक I don't have anything else in my life than music. After my family, the first, and then music is the thing which I, after work, that's the only thing which I do. दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ओके, आपके वालिदैन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपके आपकी ज़िंदगी में रहा है। आपके वालिद साहब, आपकी आपकी माँ के आपने अपनी माँ के ऊपर एक बड़ा बहुत ही खूबसूरत सा आपने एक कॉम्पोजिशन जी में आपने जी जी बनाया है। जी जी कुछ अपने वालिदैन के बारे में बताएं। हर किसी के पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते जी हैं, जी लेकिन मैं क्या रोल है आपके वालिदैन का आपकी ज़िंदगी में? उन्हीं का सबसे बड़ा रोल म्यूज़िक में जो है वो मेरी मदर का है, क्योंकि चर्च में हमारे चर्च में जो पियानो बजाते थे, जो एक उस टाइम पे, जब बचपन की बात है, कि वो बीमार रहते थे और वो कभी मिस हो जाता था संडे को, तो चर्च में कोई कीबोर्ड बजाने के लिए नहीं होता था. तो उन्होंने इस मकसद से मुझे कीबोर्ड लेके दिया और सिखाने की कोशिश शुरू की कि भाई मैं सीखूं और चर्च में बजा सकूं. तो इस तरीके से म्यूज़िक शुरू हुआ. और उन्होंने बहुत जितना सपोर्ट किया कि शुरू से लेके, जब पहले दिन से लेके कि उस्ताद से जब शागिर्दी हुई, और मुझे याद है इस तरह, और हमेशा तक जब भी हम यूएस में जब मूव हुए, और जब वो मेरी मदर यहाँ पे आई, मैं 2002 में आया था, एंड देन शी वाज लिविंग ओवर देयर फॉर 2 years, क्योंकि माय सिस्टर वाज फिनिशिंग हर स्टडीज ओवर देयर. So when she finished her the FSC, the 12th grade, and then she said to move. They moved here, my sister and my mom. तो वो जब आई, तो मैं उस टाइम पे इतना बिजी था डीजे में, तो मेरे पास हारमोनियम नहीं था. मतलब आई हैड पियानो बट नॉट द हारमोनियम, बिकॉज हारमोनियम इज़ समथिंग विच वी ऑलवेज हैड इन आवर होम, कि भाई मेरे बेड के पास पड़ा होता था, या मतलब प्रैक्टिस जो चलती थी. तो लेकिन आई वाज सो बिजी इन माय वर्क कि मुझे वो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता था. तो उन्होंने, मुझे याद है 2004 में she came, and one day she was just sitting and watching TV, and I came from work, and she gave me $200 and asked me to buy a harmonium. So then I bought the harmonium in the United States. I had the piano, but I still have that harmonium right next to my bed. So that's how she supported me, and she gave me like everything what I need, the support to continue music. And for my father is a civil engineer. Basically, he's a very busy person. He used to be very busy. Now he's not feeling well and stuff. So I hope everybody keep in prayers, first of all. And he one day, like it's, I can say it was 94 or 95, कि मेरे उस्ताद जी के पास एक कीबोर्ड था. उन्होंने he bought it from somewhere else, from Dubai or somewhere. So he bought it, and he used to have that keyboard, and I loved that keyboard. But he's a professional musician. उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया और वो कीबोर्ड ख़रीदा था. लेकिन अब मुझे वो कीबोर्ड पसंद आया. मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि भी मुझे ये कीबोर्ड, तो उन्होंने कहा यार ये तो इतना एक्सपेंसिव कीबोर्ड है, व्हाई यू नीड इट, यू आर स्टिल अ किड, यू स्टिल अ स्कूल किड, सो व्हाई यू नीड इट. तो उन्होंने बोल दिया कि अभी नहीं लेंगे. लेकिन एक दिन वो 2-3 महीने गुजरे. सुबह का टाइम उन्होंने मुझे जगाया. माई मॉम एंड माई डैड वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू माई बेड, एंड दे से गेट अप, get ready, and we are going to get your keyboard. And he bought me the same exact keyboard which my teacher had. So that was a very very big thing which I still remember. That तो इनकी वजह से ही सारा जो है, अगर वो सपोर्ट ना होती तो वो आज तक ये म्यूज़िक नहीं हो सकता था. तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई मदर. शी इज़ नॉट विद अस, शी passed away in 2011, but my dad is with me, and though he's struggling with his health issues, but I hope everything will be okay. नहीं, नहीं, इंशाल्लाह, डेफिनिटली फॉर श्योर। ओके, एंड आफिया, आपने बड़ा खूबसूरत सा आपने एक नगमा अपनी माँ के ऊपर बनाया है। आप ये 2 लाइनें आप प्लीज़ सुना सकते हैं? Sure. ਲੋਰੀਆਂ ਸੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ,
ਲੋਰੀਆਂ ਸੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਲਾਡ ਜੋ ਲੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੂ ਕੌਣ ਤੇਥੋਂ ਬਾਅਦ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ ਕੌਣ ਛਾਂ ਮਾਂ, ਮੁੜਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਾਂ। काफी सोशल मीडिया का क्या रोल है आज के दौर में व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग द वर्ड एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न? सोशल मीडिया इज़ द मेन थिंग विच पीपल लाइक। आजकल कोई टीवी तो इतना देखता नहीं है, मुझे लगता है कि मैं भी जिस तरह नहीं देखता हूँ, मैं भी ज़्यादातर बस अपने फ़ोन पे, तो वो है सोशल मीडिया पे जब तक आप एक्टिव नहीं हैं। और विच आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट टू प्रमोट देयर वर्क they have to be on the social media, since I am on most of the platforms which I think which I can use. I have the same IDs everywhere, Afi Alam Official, on all the platforms, and I just, whenever I release any song, so I try to put some news on that. But though I'm not that active, but I hopefully, when I get more songs out in the near future, hopefully it will be, because I'm working on a lot of songs. I have like ready to go like about 10 to 15 compositions in this year. So one after another, we will be doing after one another all the videos coming up. So hopefully you're going to see. And there also I worked for the OST पाकिस्तान के एक तो ड्रामे हैं, उनके लिए OST मैंने किया है, तो वो हैं। और कुछ और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं मूवी से रिलेटेड और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक में हैं वो भी चल रहे हैं। जैसे देयर्स लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन, होपफुली एवरीथिंग वर्क आउट गुड एंड यू विल हैव टू लिसन लॉट ऑफ म्यूजिक सून। ओके, सो कुछ अगर आप मुझे बता सकें जो कौन से पाकिस्तानी ड्रामास में आपने आपने म्यूजिक दिया है, एंड क्या आप बॉलीवुड में और पाकिस्तानी पाकिस्तानी सिनेमा में आप क्या और कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, हर आर्टिस्ट की जो ख्वाहिश होती है कि उसको जो उसके जो सॉन्ग्स हैं या उसका जो काम है उसको रिकग्निशन मिले। और जो रिकग्निशन मिलने का मकसद जो है, क्योंकि गा तो सब रहे हैं, every lot of people are singing and they have their own platforms, they are singing like me, but to get recognized as a flourished artist, you have to have some kind of in the movie. So that's what my goal is, if I get a chance to and I mean I worked with the movie or something as a background musician, but as a singer I am working and I have so many songs ready, but I wish but I worked for the dramas जो हैं कुछ पाकिस्तान के ड्रामे, उनमें मैंने एक तो मेरे OST हैं, वो आप मेरे चैनल आफी आलम ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं। They have the links over there, you can just check a few songs over there. But still there's a lot of things going on with so many artists which want to collaborate, and also the musicians which want to collaborate with me, and they want me to play piano in their song or do something with the collaboration. So there's a lot of things going on, like in all genres, not just in one genre. Like I just want to do a love song. I mean I want to do everything. Like मुझे वो एक stamp नहीं चाहता कि ये I mean Afi is a gospel singer, because I sing gospel as well. I have a lot of songs as a gospel. I just don't want to commit myself as a gospel singer. I'm a singer. I'm not a worshipper. So that's what I want to clarify with a lot of people who watch this, that I'm a singer. So on the same channel you can listen every kind of music. You can see Qawwali, you can see Sufi music, you can hear jazz, you can hear love songs. So there are a lot of all kind of stuff which I can do and I can produce. Yeah, apart from being a singer, you're also a fantastic piano player. Oh, that's what I actually started in the beginning. And लेकिन क्योंकि म्यूज़िक का जो तालीम होती है, जो एजुकेशन व्हेन यू स्टार्ट इन आर इंडियन एंड पाकिस्तानी जो उस्ताद और घराने में जो होता है, उसमें सबसे म्यूज़िक की तालीम में पियानो तो है, लेकिन आपको गायकी की भी तालीम दी जाती है। तो इस तरह मैं गाना शुरू गाता था, लेकिन नॉट प्रोफेशनली। लेकिन प्रोफेशनली जो हुआ वो यहाँ पे जब मैंने डीजिंग स्टार्ट की, तो उस टाइम पे ऐसे होता था कि there was a lot of DJs working, लेकिन I was different from other DJs because I used to sing. तो वो क्या था कि जब भी मुझे मौका मिलता था, जब भी खाने का वक्त है या कॉकटेल आवर है, आई जस्ट स्टार्ट सिंगिंग। एक दो दफ़ा मैंने
गाया एंड पीपल स्टार्ट लाइकिंग इट एंड दे कॉलिंग मी कि भाई डीजे एंड प्लस सिंगर, सो दैट वाज माय प्लस पॉइंट टू गेट मोर वर्क एंड दैट वाज आई वाज द बिजीएस्ट गाय हियर, क्योंकि देयर वाज नोबडी एल्स हु वाज सिंगिंग, तो मुझे इस वजह से ज़्यादा काम मिला। और अभी भी शायद इसी वजह से कुछ जो प्रोडक्शन में होता है या कि भी उसमें कि भंगड़े के अंदर भंगड़ा का सॉन्ग कर रहे हैं तो उसमें बाद में आपने गाना भी गा दिया या पहले आप उसमें कुछ भी, अब जब अभी भी बहुत सारे एक मेरे सॉन्ग्स हैं उसमें मैंने रैप करने की भी कोशिश की, और इतने मुश्किल सॉन्ग्स हैं कि जो मैंने पहले नहीं गाए थे उस टाइप की सॉन्ग, लेकिन वो मुझे टाइम लगा, ख़ासकर जो पंजाब के गाने हैं उसमें प्योर पंजाबी के अंदर गाने, उसमें काफ़ी टाइम लगा। और बहुत अच्छे दोस्त हैं जो लिखते भी हैं, जिन लोगों ने भी, मेरे नवीद अनवर साहब हैं बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, मंसूरमा साहब हैं जिन्होंने बहुत सारे मेरे गाने लिखे, हसन बादशाह हैं, अली अमजद भाई हैं जो प्रोड्यूसर हैं मेरे, बहुत सारे म्यूजिशियंस, और जितने भी मैं सबका नाम लेना चाहूँ तो वो तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन सब जो हैं बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि सब हमेशा इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें। तो आप दैट्स अमेजिंग। बहुत अच्छे अच्छे गाने आपको सुनने के लिए मिलेंगे अनकरीब, और बड़े मज़ेदार गाने भी होंगे। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ओके, सो आफी, व्हाट अबाउट कोक स्टूडियो पाकिस्तान? बिकॉज़ इफ यू एक मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल का प्लेटफ़ॉर्म है और बहुत ज़बरदस्त कॉम्पोज़िशंस और नगमे और म्यूज़िशियंस कोक स्टूडियो पाकिस्तान से आए हैं। ओह ज़बरदस्त, पाकिस्तान का कोक स्टूडियो तो मीन्स आई एम ए बिग फैन, नॉट फ्रॉम द डे इट केम दे स्टार्टेड, आई बिन फॉलोइंग देम, एंड और अभी तो जो जिस तरीके से मैंने अभी देखा है कि जो इतनी मुश्किल पता नहीं कहाँ पहाड़ों में जाके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरे इक्विपमेंट के साथ है, पता नहीं 10,000 फुट की बुलंदी पे, इतने में तो सुरी खुदा तक पहुंच जाएंगे इतने इतनी ऊपर जाके रिकॉर्डिंग कर रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। और वो तो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आई विश इफ आई गेट अ चांस, बट द थिंग इज दे आर डूइंग इन कराची, आई थिंक दे आर इन कराची और मोस्टली दे हैव अ स्टूडियो, तो आई इफ आई गेट अ कॉल आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो एंड परफॉर्म ओवर देयर, yeah, that's everybody's dream, and I wish I get a call one day. And I'll नहीं, have नहीं, इंशाल्लाह, and my डेफिनिटली। compositions are ready. I can tell you that I have so many good things ready, and I am ready to jam with a lot of musicians. दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, सो आफी, फाइनली मेरा एक आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अगर आप अपनी म्यूज़िकल जर्नी को, म्यूज़िकल पैशन को अगर आप किसी एक गाने के ज़रिए अगर आप बयान कर सकें, तो कौन-सा गाना होगा जो आप हमें गा के सुनाएँगे आखिर में? गाने तो भाई इतने हैं कि विच आई प्रोड्यूस, कि मैं गाने का तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक शेर ज़रूर सुनाऊंगा कि उसका यही है कि वाह! वो मैंने एक शेर सुना था, उसका ये था कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं वाह! हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ये एक शेर है जो वाह! मैं समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट को जो है हमेशा अपने काम के ऊपर उसको एक प्राउड होना चाहिए कि, और यू हैव टू ओन योर वर्क व्हाट यू डिड इट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं वो हमें तो कुछ आता नहीं तो फिर हम म्यूज़िक करने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ये एरोगेंस या कोई इसमें प्राउडनेस नहीं है, आई एम प्राउड फॉर माई, मेरी मेहनत है या मेरे उस्तादों का जो दिया है मैं उसके लिए प्राउड हूँ। तो अगर हम कहेंगे हमें हुँ, कुछ आता नहीं तो वी आर डिनाउंसिंग द वर्क विच वी डिड फ्रॉम 20 ईयर्स और 25 ईयर्स से जो प्रैक्टिस है उसका क्या फ़ायदा। तो अपने काम को ओन करना चाहिए, अगर आप बुरा कर रहे हैं तब भी ओन करें, और अगर अच्छा कर रहे हैं तब भी आपको करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि हम भी दरिया हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो खुदा मौके बनाएगा, कि खुदा मौके बनाता है, अल्लाह ताला मौके बनाता है, तो वो आगे चलेगा, वो रास्ते बनाएगा और हम पीछे पीछे चलेंगे, रास्ते बनते जाएंगे। तो इसी तरह इंतज़ार में, और सबके साथ जो गाने किए हैं जो अभी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, और आप अनकरीब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनेंगे, और ज़रूर जाके ये गाने सुने, और कोई भी अपने फीडबैक्स हों तो विल बी वेरी हैप्पी टू टू डू एनीथिंग। आफ़ी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को देख के। मैं पिछले कुछ सालों से आपको जानता हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है कि आप यू आर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस और बहुत ही महज़्ज़ब आप इंसान हैं, और वही आपके बहुत म्यूज़िक शुक्रिया। में नज़र भी आता है कि एक मुझे लगता है कि इस दुनिया को आर्टिस्ट ही चाहिए आप जैसे, जो कि प्यार बाँटें और मोहब्बत बाँटें और म्यूज़िक से लोगों के दिलों को जीतें। थैंक यू मेरी एक ख़्वाहिश है, मेरी एक फ़रमाइश है आपसे जनाब। कि मैं चाहता हूँ कि आप गज़ब के आप पियानो प्लेयर हैं, अगर आप कुछ मुझे पियानो पे अपने सुना सकें फॉर अस टू एंड दिस कन्वर्सेशन। जी ज़रूर ज़रूर, मैं आपको थोड़ा सा
ये मैं छोटा सा क्लिप आपको अगर Outstanding. थैंक यू Outstanding. 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 थैंक यू Afi, thank you very much थैंक and यू all the एंड best माय wishes. प्लेजर And ऑल द हम प्लेजर इज आपके ऑल माइन थैंक यू भाई थैंक यू हम आपके वालिद वालिद के लिए दुआ कर रहे प्लीज हैं। प्लीज इंशाल्लाह वो जल्द बखैर से एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड आप इसी तरीके से नगमे बनाते रहें और मोहब्बत आप बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया थैंक यू एवरीबॉडी